वेलकम बैक स्टूडेंट्स। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको सीए फाउंडेशन का जो सब्जेक्ट है अकाउंटिंग का, उसका चैप्टर नंबर 4 इन्वेंट्रीज कराने जा रहा हूं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं इसके मीनिंग से। सो इन्वेंट्री कैन बी डिफाइंड एज एन एसेट हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच sale, and for consumption in the production of goods, services for sale, and including maintenance, supplies, and consumables other than machinery spares, servicing equipment, and standby agreement। ठीक है, और अरेंजमेंट्स भी कह सकते हो आप। ठीक है जी। तो कहने का मतलब ये एक हो गया, इन्वेंट्री को हम जो नॉर्मल लैंग्वेज में हम कई बार इसको स्टॉक भी बोल देते हैं ना। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक एक एसेट होती है जो हमने रखी हुई है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में बेचने के लिए। ठीक है, जहाँ वो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन के काम आएगी, सेल के वक्त सेल करनी है हमने, या फिर कंजम्पशन के लिए आएगी फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, उसके बीच में लगेगा, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में लगेगा, सर्विसेज फॉर सेल में के यूज़ होगा, इंक्लूडिंग मेंटेनेंस, सप्लाईज एंड कंज्यूमेबल्स अदर देन मशीनरी स्पेयर्स। मशीनरी स्पेयर्स को हम इसमें ऐड नहीं करेंगे और सर्विसेज इक्विपमेंट को हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। तो अब हम बात करेंगे आगे। आपको पता गाइज, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है वो दो तरह की होती हैं। तो उस तरीके से फिर इन्वेंट्रीज को भी हमने दो भागों में बांट दिया। एक है ट्रेडिंग कंसर्न्स के लिए जो आएगा, एक है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स के लिए आएगा। ट्रेडिंग कंसर्न्स क्या है बेटा? वो फिनिश गुड्स खरीदेंगे। फॉर एग्जाम्पल बुक्स की बात करें ना, या कैलकुलेटर की बात करें, ये देखिए एक कैलकुलेटर है, ये फिनिश गुड है। एक रिटेलर या होलसेलर दुकान से खरीदेगा, 20 पीस खरीद लिए, 50 पीस खरीद लिए और उसी को बेच देगा। बट रॉ जो मटेरियल या WIP या फिनिश गुड्स किस में बनेगा? मैन्युफैक्चरिंग में, क्योंकि वो उसका रॉ मटेरियल खरीदेंगे ना पहले, जो भी प्रोडक्शन करनी है। से पेंसिल की प्रोडक्शन करनी है तो वुड खरीदेंगे, फिर वो WIP में कुछ स्टॉक आएगा, फिर फिनिश गुड कहलाएगा। ठीक है जी। इस तरीके से हम बात करते हैं इन्वेंट्रीज की। तो आगे बढ़ते हैं हम। हाउएवर इन्वेंट्रीज डू नॉट इंक्लूड स्पेयर पार्ट्स, सर्विसिंग इक्विपमेंट एंड स्टैंड बाय इक्विपमेंट विच कैन बी यूज्ड ओनली इन कनेक्शन विद एन आइटम ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड हुज यूज इज एक्सपेक्टेड टू बी इरेगुलर। जिनका यूज इरेगुलर है हम उनको ऐड नहीं करेंगे। फॉर एन एंटरप्राइज which is engaged in the construction business, project under construction are considered as inventory। तो वो सामान जो अंडर प्रोजेक्ट के अंडर रखा हुआ है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो सामान, वो भी हम किस में ट्रीट करेंगे? इन्वेंट्रीज में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। तो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री की अगर मैं बात करूं, द प्राइमरी इशू ऑफ एन अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्रीज इज द डिटर्मिनेशन ऑफ द वैल्यू of the value at which inventories are carried in financial statement until the related revenues are recognized। जब तक कि वो बिक नहीं जाता तब तक हम उसको किस वैल्यू पे रखेंगे। ठीक है जी, मेन इशू तो यही होता है। सो इन्वेंट्री इज जनरली द पास्ट सिग्निफिकेंट मोस्ट, ये मोस्ट लिखना था, मोस्ट ही लिखा हुआ है मैंने, मोस्ट सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ द करंट एसेट। सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है करंट एसेट्स का, हेल्ड बाय अ ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस। इट इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड दैट इन्वेंट्री इज वन ऑफ द मेजर एसेट्स दैट अफेक्ट्स एफिशिएंसी ऑफ द ऑपरेशंस, क्योंकि ये बिजनेस की एफिशिएंसी को अफेक्ट करता है। बोथ एक्सेस इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का ज़्यादा होना या शॉर्टेज होना प्रोडक्शन का एक्टिविटी को खराब करता है। ठीक है, एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज वेदर इट इज मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग बिजनेस। ओके जी। Proper valuation of inventory has a very significant bearing on the authenticity of the financial statements। Okay, the significance of inventory valuation arises due to various reasons। वो किस लिए है? The valuation inventory is necessary for determining the true income earned by a business entity during a particular period। And second, as inventories are classified as current assets, so proper valuation is important। So proper valuation is important for determining the financial position of the business, that is balance sheet। And number 3, inventory is one of the important component of net working capital। So while calculating current ratio, a correct figure of inventory is more important। Number 4, according to the Companies Act 2013, valuation of each class of good is to be disclosed either at cost or net realizable value, whichever is less। So proper valuation is important, इसलिए इसकी proper valuation important है।
इसका सिग्निफिकेंस में हम दोबारा इसको क्या समाप्त कर सकते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम के लिए, एसरटेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, लिक्विडिटी एनालिसिस, एंड चौथा स्टैट्यूटरी कंप्लायंस है ये हमारे लिए। नाउ ऑन व्हाट बेसिस, basis of inventory valuation. Inventories should be generally valued at lower of cost net realizable value. This principle is governed by the principle of conservative accounting. Because of conservative accounting की वजह से, principle of conservatism की वजह से हम इसको net realizable value और cost whichever is less उस पर लेके जाते हैं। ठीक है जी। और फोर्थ क्या है, as per accounting standards, cost of inventory should comprise all cost of purchase, cost of conversion, the cost incurred in bringing the inventories to their present location and condition. इन सबको मिला के क्या बनेगा उसकी कॉस्ट का पार्ट रहेगा। कॉस्ट, ऑल कॉस्ट ऑफ परचेज, जो भी अब सामान खरीदा उसकी कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन प्लस उसकी अदर कॉस्ट जो इंकर्ड की है उसको इन्वेंट्रीज को प्रेजेंट लोकेशन तक और प्रेजेंट कंडीशन तक बनाने में। ठीक है जी। सो कॉस्ट ऑफ परचेज क्या आएगी, सो इट कंसिस्ट ऑफ परचेज प्राइस इंक्लूडिंग ड्यूटीज, टैक्सेस, फ्रेट इनवर्ड एंड अदर एक्सपेंडिचर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द एक्विजिशन। ट्रेड डिस्काउंट्स, ड्यूटी ड्रॉबैक्स एंड अदर सिमिलर आइटम्स आर डिडक्टेड इन determining the cost of purchase. Next, cost of conversion of inventories. Cost of conversion of inventories includes cost directly related to the units of production such as direct labor, which these also include a systematic allocation of fixed and variable overheads. Other costs, so other costs may include administrative overheads incurred to bring the inventory into present location and condition, or any cost specifically incurred on inventory or a specified customer. Interest and other borrowing costs are generally not included in the cost of inventory. ठीक है जी। इंटरेस्ट एंड अदर बोरिंग कॉस्ट इसमें ऐड नहीं की जाती। राइट जी। चलिए, however, in some circumstances where production process is longer and it is required to carry inventory for a longer period, for example wine, rice and timber, it may be appropriate to consider interest and other borrowing costs also part of the cost of inventory. मतलब जब हमारा ऑपरेटिंग साइकिल बड़ा हो तो उस केस में हम इंटरेस्ट कॉस्ट को या बोरिंग कॉस्ट को पार्ट ऑफ इन्वेंट्री ले लेते हैं या मान सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। So exclusion from the cost of inventories. Following expenses are generally not included in the cost of inventory. Abnormal amounts of wasted material, labor or other production overheads, storage cost, less than cost are necessary in the production process prior to further production stage. And उसके बाद administrative overheads that don't contribute to bringing the inventories to their present location एंड कंडीशन, एंड उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। ये सारी कॉस्ट, ये चार जो कॉस्ट हैं ये आपकी उसी कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेगी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज का। अब हम आगे बात करते हैं कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होती है। दिस इज द एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस लेस द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल। और जो हमारे सेल करने के लिए जो प्राइस है उसकी सेलिंग बात, सीधी बात सेल प्राइस। In case of finished goods and traded goods, net realizable value भी generally mean selling price which reduced by selling and distribution expenses. In case of WIP, expenses and overheads required to be incurred to convert WIP into finished goods and making it ready for the sale will also be reduced from selling price. In case of raw material, replacement cost is generally considered as net realizable value. And उसके बाद an assessment is made at each balance sheet date. Inventories are usually written down to net realizable value on an item by item basis. In some circumstances, however, it may be appropriate to group similar or related item. For example, in case of interchangeable item, it may not be possible to identify cost but and net realizable value of each item separately. कई बार हमें उनको अलग करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है जी, ये सिंपल बात ही है। इन्वेंट्री रिकॉर्ड सिस्टम, हम इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने का क्या सिस्टम है। There are two principal system of determining the
physical quantities and monetary value of inventory sold and in hand. One system is known as periodic inventory system और उसके बाद perpetual inventory system. So पहले हम डिस्कस करेंगे, जाहिर है पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम. इसमें क्या आएगा? सो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम है जो is a method of ascertaining inventory by taking an actual physical count, measure or weight of all the inventory items or on in hand या at a particular date on which inventory is being valued. ठीक है जी. It is because क्योंकि actual physical count that the system is also called physical inventory system. इसको हम physical inventory system भी बोल सकते हैं. The cost of goods sold is determined. वो फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस, जिसमें परचेज टोटल परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस कर देंगे, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा. और उसके बाद पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम इज सिंपल एंड लेस एक्सपेंसिव देन द परपेचुअल सिस्टम. In this system, inventory account is adjusted at the end of the accounting period to determine the cost of goods sold. This system suffer from various limitations. इसकी कुछ limitations हैं. पहली limitation क्या है? Physical inventory taking is carried more than 1 year for preparation of quarterly of half yearly financial statement, thereby making the system more expensive. And दूसरा, physical count of goods and services, closure of नॉमिनल ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस. राइट गाइस. चलिए, और उसके बाद नेक्स्ट इसकी लिमिटेशन क्या है इस सिस्टम की? एज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज टेकन एज रेजिडुअल फिगर, इट इज नॉट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई लॉस ऑफ गुड्स ड्यू टू पिलफ्रेज. ठीक है, मतलब चोरी हो गया, कुछ खराब हो गया या फ्रॉड हो गया उसकी वजह से. ओके उसकी क्योंकि जो सामान हमारा लॉस हो गया ना, उसकी वैल्यू को लिया नहीं जा सकता एग्जैक्टली. So inventory control is not possible under this system. And fifth, book of account doesn't reflect inventory in hand and its value thereof. Therefore, it is difficult to plan operations. For example, how much or when to manufacture or order क्या कब order place करना ये नहीं बताया जा सकता. So this system is used by small enterprises, very easy to control physical inventory. This system is not considered suitable for medium large enterprises which generally are perpetual inventory system. और अब हम बात करेंगे दूसरे सिस्टम की. परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम क्या होता है? सो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग इन्वेंट्री बैलेंसेज अंडर ईच रिसीट एंड इशू. In order to ensure accuracy of perpetual inventory records, physical inventory should be checked and compared with the recorded balances. ठीक है guys. उसके बाद under this system, the cost of goods issued is directly determined and inventory of good is taken as a residual figure with the help of the inventory ledger, in which flow of goods is recorded as continuous on continuous basis पे. तो इसका मतलब क्या हुआ? हम कॉन्टिन्यूसली इसको मॉनिटर करेंगे. ये वो सिस्टम है जिसमें कॉन्टिन्यूसली रिसीट और इशू को मॉनिटर किया जाता है. इन ऑर्डर टू इंश्योर एक्यूरेसी को जज करने के लिए फिजिकल इन्वेंट्री शुड बी चेक. फिजिकली हम स्टॉक को चेक करते हैं और कंपेयर करते हैं उसके रिकॉर्ड बैलेंसेज, रिकॉर्ड को जो हमारे पास रजिस्टर में बैलेंस है उसके साथ चेक करेंगे. इस सिस्टम में जो कॉस्ट ऑफ गुड्स इशूड हुआ है इज डायरेक्टली डिटर्मिन्ड एंड इन्वेंट्री ऑफ गुड्स इज टेकन एज रेजिडुअल फिगर विद द हेल्प ऑफ इन्वेंट्री लेजर, इन विच फ्लो ऑफ गुड इज recorded on continuous basis. The basic feature of this system is the maintenance of inventory ledger to have records of goods on the continuous basis. Under perpetual inventory system, closing inventory is determined as follows: opening inventory plus purchases minus cost of goods sold, that is closing inventory. So next क्या है बेटा? Perpetual inventory system helps to overcome the limitation of periodic system. As inventory is taken as a residual figure, it includes loss of goods. However, the main limiting factor is cost of using this system. Right guys? चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं what is the difference. So distinguish between periodic inventory system and perpetual inventory system. सबसे पहले बात करेंगे periodic inventory system क्या है. This system is based on the physical verification and perpetual inventory system क्या है? It is based on the book records. And number 2, this system provides information about inventory and cost of goods sold at a particular date, and it provides continuous information about the inventory and cost of sales.
Number 3, this system determines inventory and take cost of goods sold at residual figure. बेटा एक एक लाइन की इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करके समझने से छोटे बच्चों वाला काम ना समझो ये, ठीक है। इसको इसी तरीके से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए, क्योंकि वो तो फिर डबल हो जाएगा, पहले मैं इंग्लिश में बोलूँगा फिर मैं हिंदी में बोलूँगा, वो वीडियो की लेंथ को भी इंक्रीज करता जाएगा, तो फिर वो एक रीट्रांसलेशन क्लास बन के रह जाएगी। ठीक है जी। इसलिए मैंने बहुत सिंपल वर्ड्स का इस्तेमाल किया है। It directly determine cost of goods sold and commutes inventory as balancing figure. And number 4, cost of goods sold includes loss of goods as goods not on inventory are assumed to be sold. And इसका closing inventory include loss of goods as all unsold goods are assumed to be in inventory. Under this method, inventory control is not possible and inventory control can be exercised under this system. और उसके बाद this system is simple and less expensive. This is costlier method. Periodic system required closure of business for counting of inventory. इसमें आपको अपना बिजनेस ऑपरेशन थोड़े दिन के लिए बंद करना पड़ेगा, 1-2 दिन के लिए. Inventory can be determined without affecting operations of the business. इसमें बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिजनेस ऑपरेशंस को. ओके जी, चलिए मेथड्स टू डिटरमिन कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री. पहला क्या है? हिस्टोरिकल मेथड्स है. पहले कौन सा आएगा? हिस्टोरिकल मेथड्स. देयर इज नो यूनिक फॉर्मूला फॉर डिटर्मिनिंग द हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री. कोई यूनिक फॉर्मूला नहीं है. द डिफरेंट टेक्निक्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज हैज बीन डिस्कस्ड बिलो. स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड. प्राइसिंग अंडर दिस मेथड Pricing under this method is based on the actual physical flow of goods. It attributes specific cost to identified good and requires keeping different lots of purchased separately to identify the lot out of which unit in inventories are left. And the historical cost of such specific purpose inventories may be determined on the basis of their specific purchase price, production cost. And this method is generally used to ascertain the cost of the inventory of items that are not ordinarily interchangeable and their value is high, like expensive medical equipments. Otherwise, it required the use of FIFO or weighted average price or average price formula. ओके बेटा, चलिए अब हम इसको आगे बात करते हैं कि FIFO मेथड क्या है इसके अंडर आने वाला. पहले तो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड हो गया ना, कि स्पेसिफिकली हमने आइडेंटिफाई कर लिया, एक्चुअल फिजिकल फ्लो ऑफ गुड्स को देख लिया, क्या क्या गया, उसकी कॉस्ट को हमने आइडेंटिफाई कर लिया. ओके, और उसमें क्या हुआ? इट रिक्वायर्स कीपिंग डिफरेंट लॉट परचेज सेपरेटली टू आइडेंटिफाई लॉट आउट ऑफ द यूनिट्स इन्वेंटरीज आर लेफ्ट. जितने बच गए हैं उसमें से उसको आइडेंटिफाई कर लिया, जो हमने बेच दिया है उसे, उसी का हमने कॉस्ट को चेक कर लिया. अब है FIFO मेथड. This method is based on the assumption that cost should be charged on to revenue in the order in which they are incurred. That is, it is assumed that the issue of good is usually from the earliest lot in hand. The inventory of good in hand therefore consists of the latest consignments. Thus, closing inventory is valued at the price paid for such consignment. The FIFO formula assumes that the item of inventory which were purchased first are consumed or sold first. ठीक है. Consequently, items remaining in the inventory at the end of the period are the most recent purchased produced. Okay बेटा, the assumption in this is in line with the good business practices to dispose, especially in case of the perishable goods के केस में हम ऐसा करते हैं, जो पहले आया उसको पहले आउट करो. एंड आइटम्स विद फ्रीक्वेंट टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, जो जल्दी चेंज होने वाली आइटम्स हैं, पुरानी टेक्नोलॉजी पड़ी रहेगी, उसका क्या फ़ायदा, उसको पहले आउट करो. ठीक है जी. उसके बाद इट मस्ट बी केप्ट इन माइंड दैट दिस अजम्पशन ऑफ कॉस्ट ऑफ फ्लो गुड फ्लो नीड नॉट टू बी ट्रू एज अ फिजिकल फैक्ट. दैट इज नॉट नेसेसरी गुड्स आर फिजिकली सोल्ड और इशूड इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर परचेज और प्रोडक्शन. It relates only to the method of accounting and not to the actual physical movement of the goods. ठीक है जी. एंड नेक्स्ट क्या है इसका बेटा? LIFO मेथड. सो LIFO मेथड क्या है? एज द नेम सुजेस्ट, द LIFO formula assigns the cost of goods sold that have been purchased last through the actual issues may be made out of the earliest lot in hand
to prevent unnecessary deterioration in value. The closing inventory then is assumed to consist of earlier consignment and its value is then calculated according to such consignment. Okay, under this basis, goods issued are valued at price paid for the latest lot of the goods in hand, which mean inventory of goods in hand is valued at price paid for the earliest lot of goods. In the absence of the detail of the issue, the price paid for the earliest consigned is used to value inventory, closing inventory. So LIFO method is based on the principle of matching current cost with the current revenue, as cost of recently purchased goods are charged to cost against each sale. ठीक है, द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अंडर दिस मेथड रिप्रेजेंट द कॉस्ट ऑफ recent purchase, result that there is better matching of current cost with current sales. LIFO method is based on the irrational assumption that inventories entering last in the store are issued and consumed first. However, the flow of goods are generally observed in the business entities. ये तो ऑब्जर्व किया ही जाता है ना कि कौन सा सामान पहले पड़ा हुआ है, पहले वो निकालो. तो ये इरेशनल जजमेंट है कि जो लास्ट में आया वही पहले निकालो. इज कॉन्ट्रोडरी टू दिस एजम्पशन. बिजनेस में तो हम ये चलता ही रहता है ना. सो मैं एक बार ये लास्ट लाइन आपको दोबारा क्लियर कर देता हूँ. LIFO मेथड इज बेस्ड ऑन द इररेशनल एजम्पशन that inventories entering last in the stores are issued consumed first. However, the flow of goods which are generally observed in business entities is contradictory to this assumption. It should be noted that while applying LIFO, there will be difference in COGS and value of closing inventory if the entity flows periodic as against perpetual method of inventory valuation. So therefore, LIFO method is no longer adopted for valuing inventories. Generally, in practice, LIFO and weighted average price method are popular among business entities. Are both these methods are permitted by accounting standards. और ये दोनों मेथड कौन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स द्वारा परमिटेड है. ये FIFO और वेटेड. LIFO को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते कोई, तो वो नो लॉन्गर वो अडॉप्ट किया जाता है. ओके. चौथा, सिंपल एवरेज प्राइस मेथड. सिंपल एवरेज प्राइस फॉर कंप्यूटिंग वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री इज वेरी सिंपल अप्रोच. All the different prices are added together and then divided by the number of prices. The closing inventory is then valued according to the price ascertained. So this method is generally followed by the entities using periodic inventory method, as it doesn't require efforts of identifying that closing inventory belong to which consignment or lots. Right guys, this method is generally followed by the entities यूजिंग पीरियोडिक इन्वेंट्री कंट्रोल. ठीक है जी, जो पीरियोडिकली इन्वेंट्री को मेथड को देखना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, वो ये मेथड अपनाते हैं. ठीक है जी. ओके. उसके बाद नेक्स्ट क्या है, वेटेड एवरेज प्राइस मेथड. अंडर दिस मेथड द कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल ड्यूरिंग द पीरियड इज एग्रीगेटेड एंड देन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल ड्यूरिंग द पीरियड टू कैलकुलेट वेटेड एवरेज प्राइस यूनिट. दस वेटेड एवरेज प्राइस पर यूनिट क्या आएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल ड्यूरिंग द पीरियड अपॉन टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल ड्यूरिंग द पीरियड. और क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स इन इन्वेंट्री इनटू वेटेड एवरेज प्राइस पर यूनिट. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड इनटू वेटेड एवरेज प्राइस पर यूनिट. और उसके बाद नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड. दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड रिटेल इन्वेंट्री मेथड. Right guys, it is used widely in retail businesses or in businesses where inventory comprises of items the individual cost of which are not readily ascertainable. Okay. And after that, the use of this method is appropriate for measuring inventories of large number of rapidly changing items that have similar margins for which it is practicable to use other costing method. The cost of inventory is determined by reducing from the sale value of the inventory an appropriate percentage of gross margin. The percentage used taking into consideration inventory which has been marked below its original sale price.
and an average percentage for each retail department is often used. The calculation of the estimated gross margin of profit may be made for individual item or group of item or by departments as may be appropriate to the circumstances. Standard cost method. This method is used when there is a frequent change in the price per unit of the good and goods are purchased frequently by the business, for example crude oil. ठीक है जी. Based on the experience, a standard cost is determined on the basis of the frequent changes in the prices and inventory is valued on that price per unit. ठीक है जी. And after that inventory taking कब होती है? Normally all operations are suspended for 1 or 2 days during the financial year and physical inventory is taken for everything in godown or store periodically. For the year end inventory valuation, physical inventory taking is done during last week of the financial year, most probably last day. That is last day. The principle of cost or net realizable value, whichever is lower, is applied either for the inventory as a whole or item by item. या तो इकट्ठी वैल्यू ले ली जाएगी या आइटम बाय आइटम हम उसको मॉनिटर करते हैं और काउंट करते हैं. ठीक है जी. तो गाइस इसी के साथ इस चैप्टर का थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट होता है. आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. तो अब इसके बाद जो भी बुक आपके पास है इसके प्रैक्टिकल सॉल्व करके देखिए, मैं भी कराऊंगा. ठीक है जी. फिर हम आगे नेक्स्ट चैप्टर्स पे बात करते हैं. ओके जी, डन.